हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टाइम टेक और आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी के बारे में। आजकल पूरी दुनिया में बस इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। इसकी वजह और कुछ नहीं बल्कि इंडियन बर्ड की रिपोर्ट है, जिसने अदानी की इज्जत, शोहरत और मर्तबे को बुरी तरह तबाह कर दिया है। अदानी, जो कि आज से कुछ वक्त पहले तक थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वो अचानक 34th नंबर पर आ पहुंचे हैं और आज की डेट में वो 15th नंबर पर हैं। अब सबकी सोच बस एक जगह पर आके रुकती है कि ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पे बहुत सी रिपोर्टें देखते हैं जिसमें किसी न किसी को टारगेट किया जा रहा होता है। पर ये रिपोर्ट उन रिपोर्ट्स की तरह तो बिल्कुल ना थी, क्योंकि इस रिपोर्ट की वजह से अदानी ग्रुप को 65 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब हम पहले इंडियन बर्ड कंपनी को समझते हैं। ये कंपनी 2017 में बनी और इस कंपनी के ओनर का नाम नेथन है। नेथन खुद एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और ये कंपनी एक रिसर्च फर्म है जो आज तक बहुत सी कंपनीज के डिक्लाइन का रास्ता बनी है। अब बात आती है कि 2017 में बनने वाली कंपनी ने वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन को कैसे चैलेंज किया। इस कंपनी का बेसिकली काम ही फ्रॉड को ढूंढना है। ये कंपनी उन कंपनीज को टारगेट करती है जो कंपनी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसे काम करती हैं। बहुत सी कंपनीज के राज करने के बाद अब ये कंपनी अदानी ग्रुप के पीछे हाथ धो के पड़ गई है और 2 साल के अरसे में एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है जो कि अदानी ग्रुप के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब मैं आपको कुछ बातें गौतम अदानी के बारे में बताता हूँ। अब से कुछ वक्त पहले तक ये इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन थे। इनकी इंडिया में 10 से ज़्यादा कंपनीज हैं, जिनमें से 4 मशहूर कंपनीज के नाम ये हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अदानी इंटरप्राइजेज, ये कंपनी कोल माइनिंग करती है। अदानी ट्रांसमिशन, ये कंपनी इंडिया में पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। अदानी टोटल गैस, ये कंपनी इंडिया में गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है। गौतम अदानी की नेटवर्थ अब से कुछ वक्त पहले तक 120 बिलियन थी, जिनमें से 100 बिलियन पिछले 3 सालों में बढ़ी। मेरे ख्याल से ये वही पॉइंट था जिस पर हिंडनबर्ग ने एक्शन लिया और रिसर्च स्टार्ट कर दी। आपको एक बात और भी बताता चलूं कि आज तक हिंडनबर्ग की कोई रिपोर्ट गलत नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने अदानी को चैलेंज किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझ पे कोई लीगल एक्शन लो। इससे ये साबित होता है कि उनके पास कोई अहम सबूत है। और मजे की बात ये भी है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले ही शॉर्ट सेलिंग का फैसला कर लिया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि उन्होंने इस बात पे पैसे लगाए थे, अगर इस कंपनी के शेयर गिरते हैं तो उन्हें पैसे मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अपने सारे पैसों से हाथ धो बैठना होगा जो उन्होंने लगाए थे। इसका मतलब ये है कि उनको पूरा यकीन था कि वो सच बोल रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि उस रिपोर्ट में ऐसा था क्या। वो रिपोर्ट 106 पेजेस पर थी, जो कि 2 साल के अरसे में बनाई गई थी। उसमें अदानी के ऊपर बहुत से इल्जामात लगाए गए थे, जिनमें से कुछ का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर शेल कंपनीज वगैरह। इसके अलावा उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने राजेश अदानी का भी जिक्र किया है, जो कि आजकल अदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। असल में उनको 2 बार अरेस्ट किया जा चुका है और उनके ऊपर बहुत से इल्जामात पहले से ही लगे हुए हैं, और ये बात किसी भी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए अच्छी नहीं है। और हिंडनबर्ग को ऐसा लगता है कि उनके पास एक ऐसा सबूत है जिसके मुताबिक राजेश अदानी अभी भी कुछ गलत यानी इनलीगल काम कर रहे हैं। तीसरा नाम आता है अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर का, जो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उनको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आज से कुछ वक्त पहले तक वो खबरों का भी हिस्सा रह चुके हैं। असल में वो डायमंड स्कैम के मेन लीडर थे और ये बात भी अडानी ग्रुप के लिए अच्छी नहीं है। अब चौथा नाम आता है विनोद अदानी, जो कि अदानी के बड़े भाई भी हैं। उनके ऊपर बहुत सी ऑफशोर शेल कंपनीज होने का इल्जाम है, यानी ऐसी कंपनी जो सिर्फ नाम की होती हैं, ना उनमें कोई एम्प्लॉय होता है और ना ही उनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। हिंडनबर्ग ने उनकी 38 कंपनी सिर्फ मॉरिशस में ढूंढी हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज के नाम उन्होंने रिपोर्ट में लिखे हैं, उनमें से कुछ कंपनीज उनके करीबी लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये सब बातें जब पब्लिश हुई तो अदानी ग्रुप के शेयर के रेट ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। इस रिपोर्ट में 88 क्वेश्चन थे जिनका जवाब देना अदानी के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो 24 जन को खामोश रहे और 27 जन को पहली बार रिस्पॉन्स दिया।
फिर उसके बाद उनके सीएफओ ने 28 जनवरी को भी रिस्पॉन्स किया, जिसके मुताबिक उनका कहना था कि ये सब चीज़ें उनकी रेपुटेशन गिराने के लिए है, क्योंकि इस टाइम अदानी ग्रुप के शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कस्टमर्स का एतमाद तोड़ने के लिए ये चाल चली है। अदानी ने अपना मेजर रिस्पॉन्स 29 जनवरी को दिया, जो कि 413 पेजेस पर था। उन सब पेजेस में बस एक ही बात को टारगेट किया गया था कि ये हमला मेरे ऊपर नहीं बल्कि इंडिया के ऊपर है। असल में वो इसे एक कंट्री इशू बनाना चाह रहे थे ताकि वो इन सब से बच सकें। उन्होंने अपने 88 में से 65 क्वेश्चन का आंसर यूं दिया कि ये तो पहले से ही मौजूद है और सब लोगों को पता है। मतलब ये सवाल उनके लिए फजूल थे। और उनमें से 18 क्वेश्चन का आंसर कुछ यूं किया कि ये सवाल मेरी कंपनी के तो है ही नहीं, इनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, यानी वो इसका जवाब देना ही नहीं चाह रहे थे। उनका ये मानना था कि ये जवाब आपको मुझसे नहीं बल्कि दूसरी कंपनीज वगैरह से पूछना चाहिए जो कि इससे रिलेट करते हैं, और बकाया 5 क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने देना जरूरी समझा ही नहीं। मुझे लगता है कि उनके पास 88 क्वेश्चन में से किसी एक का भी जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने आंसर देना जरूरी ना समझा और ना ही कोई लीगल एक्शन लिया फौरन। जब तक उन्होंने लीगल एक्शन लिया तब तक उनके शेयर्स के रेट बहुत ज़्यादा गिर चुके थे। अगर वो सच्चे होते तो वो फौरन एक्शन लेते और उनके जो शेयर्स के रेट थे वो भी स्टेबल रहते। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।